ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूपीएससी इम्तिहानात में मुल्क भर में 7वां रैंक हासिल करने वाले वसीम अहमद भट्ट का उनके आबाई मकाम ब्रगम डूरू अनंतनाग पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अहले खाना और रिश्तेदारों के साथ साथ मकामी लोगों ने वसीम अहमद भट्ट की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। हमारे नुमाइंदे ज़ुहूर रिजवी ने वसीम अहमद भट्ट से खास बातचीत की। ये करेज जो होता है ये अंदर से ही आता है। अगर आपका कुछ गोल है लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने सोचा है कि लॉन्ग टर्म में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कुछ, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड आपका रहता है, तो उससे आपको करेज मिलता है कि हाँ मेरे को ये एग्जाम तो करना है डेफिनेटली। तो वो मेरे में भी था कि लॉन्ग टर्म सोसाइटी के लिए कुछ करना है जिससे लोगों का फायदा हो, उसकी वजह से करेज मिला के एग्जाम कर। क्रेज या पैशन बोलूंगा मैं उसको। अगर किसी में पैशन है यूपीएससी करने को या कोई भी चीज करने को, तो वही है, आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं कि मे बी आप मतलब सोसाइटी की वजह से कर रहे हो या कोई और, आपका इंटरनल रीजन होना चाहिए। और अगर वो इंटरनल रीजन आप में है तो डेफिनेटली आप। यूपीएससी में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों ने अच्छा मुजाहरा किया है। इन नौजवानों में से एक डॉक्टर इरम चौधरी है। राजौरी से ताल्लुक रखने वाली इरम ने मुल्क भर में 892वां रैंक हासिल किया है। इरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर इरम, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में, और बेहद मुबारकबाद न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से आपको आपकी कामयाबी पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इरम, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। एक तो ये कि एम्बिशन रहता है स्टूडेंट्स का कि हम सिविल सर्विसेज एक दिन क्रैक कर पाए, लेकिन क्या ऐसा मोटिवेशन था जिसने आपको एक ड्राइविंग फोर्स बना सिविल सर्विस में, न सिर्फ कामयाबी हासिल करने के लिए बल्कि शानदार कामयाबी, इतना अच्छा रैंक हासिल करने के लिए? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई एक डीप गोल आपके अंदर होना चाहिए, और मैंने भी ये डिसाइड अपने कॉलेज के टाइम पे ही किया था। जैसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस है, तो मैं रियली अपनी कंट्री को एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ये एक गोल था जिसकी वजह से मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए परसिस्ट कर पाई हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलेज से ही आप चाहती थी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम आप क्वालिफाई करें, आप सिविल सर्विसेज में जाएं। साथ ही ये जानेंगे कि एक जो अर्ज होता है कि हमारा ये मकसद है, वो मोटो आपकी लाइफ में क्या है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था इंटरनेशनल रिलेशन में। और जैसे हम जम्मू कश्मीर से आते हैं, मैं एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से भी आती हूँ, मैं इस चीज की इम्पोर्टेंस अच्छे से जानती हूँ कि कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही जो रुझाव था वो इंडियन फॉरेन सर्विस की तरफ था, और उसी के लिए मैंने अब तक काम किया, और फाइनली अब लिस्ट में अपना नाम देख के बहुत खुशी हुई मुझे। बिल्कुल, और पूरे मुल्क को बहुत खुशी हो रही है, खासतौर से जम्मू कश्मीर को, आपके अहले खाना को बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा आप पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको अभी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनको कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए इन एग्जाम्स के लिए? हाउ ऑल दे शुड प्रिपेयर? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि एक जो आपका रीजन है इस सर्विस में आने का वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम जो है काफी टाइम लेता है कभी कभी क्लियर होने में। तो आपका रीजन अगर क्लियर होगा तभी आप जो है वो इतनी लंबी जर्नी जो है वो तय कर पाओगे। सेकंड गाइडेंस, एक अच्छी गाइडेंस होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में काफी ज्यादा मिस गाइडेंस जो है वो है, जिसकी वजह से कभी कभी काफी टाइम लग जाता है ये एग्जाम क्लियर करने में। तो एक अच्छी गाइडेंस होना, अपने सोर्सेज को डिसाइड करना और फिर उन्हीं सोर्सेज पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज करना, लिमिटेड सोर्सेज को, ये 3 चीजें मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इरम, आपको क्या कुछ हर्डल्स लगे इस जर्नी में? क्या आपने कुछ ऐसी डिफिकल्टीज फेस की जो आप शेयर करना चाहें? जी हाँ, कुछ हर्डल्स यही थे जिससे मुझे काफी टाइम लग गया। पहला हर्डल तो यही था कि मेरे पास कोई अच्छी गाइडेंस जो है वो नहीं थी। मैंने कोचिंग भी कहीं से नहीं ली है, मैंने सारा सेल्फ स्टडी ही किया है। और सेकंड, ऑप्शनल जो एक डिसाइड करना पड़ता है उसमें भी काफी दिक्कत आई। जैसे मेरा जो ऑप्शनल था वो मैंने मेडिकल साइंस ही रखा था, उसके लिए गाइडेंस जो है वो बहुत कम है। उसके लिए आपको कहीं कोचिंग नहीं मिलती है, आपको कहीं टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है। तो मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई थी, मुझे अपना ऑप्शनल जो है उसको कवर करने में ही आई थी। बिल्कुल।
तो जो आपको सुन पा रहे हैं वो ये भी जान पा रहे हैं कि कोचिंग कहीं ना कहीं पे जरूरत पड़ सकती है, बट एक सेल्फ स्टडी अगर प्रॉपर तरीके से और वक्त रहते की जाए तो वो कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। लेकिन साथ ही इरम, हम देखते हैं कि जिस तरह से स्टूडेंट्स बिल्कुल ही, क्योंकि कितनी सारी उम्मीदें वाबस्ता होती है इस एग्जाम से, तो अपना पूरा जो एक लाइफ का पर्पस बना लिया होता है इस एग्जाम को, फिर अगर कोई कामयाब नहीं हो पाता तो वो इतने मायूस हो जाते हैं। हमने कई देखे कई ऐसे केसेस, कुछ स्टूडेंट इतने मायूस हो जाते हैं कि सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं इस चीज से अच्छे से वाबस्ता हूँ कि हाँ, बहुत सारे लोग इस एग्जाम को अपनी लाइफ बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा से जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना 100% दें, फिर भी आपका ये एग्जाम क्लियर ना हो। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए और अपनी तरफ से फुल हार्डवर्क दें। उसके बाद अगर नहीं होता है तो लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने को, सिर्फ ये एग्जाम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ में बहुत सारे और भी ऑप्शंस है और भी कई तरीके हैं जिनसे कामयाब हुआ जा सकता है, वो ध्यान में रखना काफी जरूरी है। इरम, ये बताएं कि आप एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या कहेंगे? 3 स्टेप होता है, ऐसे में कई स्टूडेंट्स की ये भी शिकायत रहती है कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है और इस तरह से 3 स्टेप है तो इसके जरिए एक वन एग्जाम फॉर मेनी पोस्ट या फॉर मेनी फील्ड्स होना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हाँ, ये एक लेंथी प्रोसेस है। ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है वो लग जाता है इस एग्जाम को। बट ये एग्जाम आपका हर एक क्वालिटी जो है उसको चेक करता है। जैसे पहले आप प्रीलिम्स देते हैं, आप CSAT देते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव वाला एरिया जो है वो चेक होता है। उसके बाद आप पूरे मेंस के प्रोसेस से गुजरते हैं और लास्ट में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इस एग्जाम में अभी फिलहाल किसी भी रिफॉर्म की जरूरत है। ये एग्जाम बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, तभी ये एक लेंथी एग्जाम है। बिल्कुल। इरम, ये बता दें कि इस एग्जाम को स्टूडेंट्स किस तरह से देखें? एक होता है कि कुछ एग्जाम्स जो कि आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस को परखती हैं, दूसरे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, तो किस तरह से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को समझे कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर होना, क्या एकेडमिक लिहाज से या किस तरह से इसको एक स्टूडेंट को चैलेंज करता है? जी, ये एग्जाम जो है, ये मैंने जैसे बताया कि आपकी हर एक क्वालिटी को चेक करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप पहले एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं रहे हैं तो आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ये सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, चाहे कोई किसी भी फील्ड से आया हो। सबसे पहले आपको इस एग्जाम का पैटर्न ही अच्छे से समझना चाहिए। पूरा प्रॉपरली आप इसका सिलेबस चेक करें, आप इसके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से एनालाइज करें और फिर डिसाइड करें कि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल। इरम, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स हाउ डू यू विजन योर जर्नी? मैम, एक्चुअली अभी जो मेरा रैंक है उसमें मुझे अपना डिजायर्ड सर्विस जो है वो शायद ना मिल पाए। So I'm going to give the next attempt also, which is on 28th May. Yes, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल। इरम, एक बार फिर आपको पूरी न्यूज़ 18 की टीम से और पूरे मुल्क की तरफ से बेहद मुबारकबाद, और आने वाले जो आप फिर से अटेम्प्ट करना चाहते हैं या जो भी आपका विजन हो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर 80 दीगर लीडरान को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। हालिया पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी आयद करने के लिए गौर किया जा रहा है। 9 मई को अदालत में इमरान खान की ड्रामाई गिरफ्तारी की वजह से बड़े पैमाने पर तशद्दुद के बाद PTI रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए ताकि उन अफराद को बैरून मुल्क जाने से रोका जाए जिन अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। उनमें काबिल जिक्र शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, फवाद चौधरी, मियां महमूद रशीद और दीगर शामिल हैं। DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राजौरी जिले में पिछले 2-3 सालों से दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं वो तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता है क्योंकि ढांगरी कत्ल वाकये के दहशतगर्दों का अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका। आजाद ने ढांगरी वाकये के मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे। वो मरकजी वज़ीर दिफा और LG से मुलाकात करेंगे। नए परिवारों से मिलके
तो अपना शोक प्रकट किया था। मैंने तो 2 टीमें उसी दिन भेजी थी अपने साथी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, एक तो जिस दिन घटना हुई थी और उसके बाद 2-3 दोबारा से 1-2 साल से जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है हम सब के लिए और यहाँ के इलाकों के लिए। लेकिन यह है कि खौफ है, डर है, आज तक पता नहीं चला इसके बारे में और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है बढ़ाने की, लोकल इंटेलिजेंस भी और आर्मी इंटेलिजेंस भी और पुलिस इंटेलिजेंस भी। तो फिर तो हर वक्त 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बच के चला जाएगा, जो मैं सिर्फ माननीय रक्षा मंत्री जी से और यहाँ के गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर ही इस वक्त सब लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में, उनसे भी बात करूँगा। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है और कल रात से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दर्जे हरारत नीचे आ गया है। टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें नजर आ रही हैं जो पुंछ, कुलगाम और श्रीनगर की हैं, जहां बारिश की वजह से निजाम जिंदगी मुतासर हुआ है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश की पेशेनगोई की है। वहीं पुंछ की बेतार नदी मूसलाधार बारिश से आने वाले सैलाब में कल बह जाने वाली खातून की लाश बरामद कर ली गई। पुलिस ने ताकीद की है कि लोग नदी नालों से दूर रहें। जिला किश्तवाड़ के बालना जंगलात में कल रात आरजी खेमे पर एक दरख्त के गिरने से बकरवाल तबके के 4 अफराद हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि आधी रात के करीब इलाके में तेज हवाओं और तेज बारिश के दरमियान दरख्त गिर गया। मरने वालों की शिनाख्त नजीर अहमद, उनकी अहलिया अनवर बेगम, शमा बेगम और शकील बानो के तौर पर की गई है, जो तमाम जिला कठवा के रहने वाले हैं। ये बकरवाल खानदान कुछ दिन पहले बालना जंगल केशवान पहुंचा था और अब उन्हें अपने सामान और मवेशियों के साथ मारवा पहाड़ी जाना था। किश्तवाड़ की जिला इंतजामिया ने महलूकिन के अहल खाना को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस जगह जो पेड़ गिरे उससे मौके पे ही 4 लोगों की मौत हुई। ये चारों लोग एक ही परिवार के थे। हमारी तरफ से जो भी पुलिस की और एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पे इमीडिएटली पहुंची और अभी जो हमारी लेटेस्ट अपडेट है, हम लोग वहीं पे उनका केशवन एरिया में ही पोस्टमार्टम करा के बॉडीज फैमिली को हैंडओवर कर रहे हैं। साथ साथ इसके रेड क्रॉस की तरफ से 50,000 ईच यानी कि टोटल 2 लाख हम लोग इमीडिएटली इनको रिलीफ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हम लोग इनको जितनी भी मदद हो सके आगे भी करेंगे। इसमें मैं यही गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि ये जो मौसम अभी खराब हो रहा है इसमें बाहर कम से कम निकलें और हमारे जहां भी नोमैडिक कम्युनिटीज जा रहे हैं हम लोग अपने लंबरदार चौकीदार को डायरेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे इंश्योर करें कि जो भी लोकेशंस जहां पे वो रुक रहे हैं वो सेफ लोकेशंस हो। बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके में आज सहपहर शदीद ज़ालाबारी ने खड़ी फसलों और सेबों को नुकसान पहुंचाया। मुतासरा देहातों में बाजलपुरा, चटूसा, पंजला, हुआ मारकोट, दोनीवारी और मुल्हिका इलाकों शामिल है। किसानों ने हुकूमत से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने का मुतालबा किया, क्योंकि उन्हें 7 साल से कुदरती आफात समेत मुख्तलिफ वजूहात की वजह से भारी नुकसान का सामना है। कांग्रेस लीडर अल्ताफ मलिक ने मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है और महकमे बागबानी पर जोर दिया है कि वो जल्द ही नुकसानात का अजाला करें। रफियाबाद के मेरे इलाका बालाई इलाका में जालाबारी ने शदीद नुकसान पहुंचाया। जो लदू लडोरा का इलाका है, बलहमा है, शुतलू है, नाड़ीबल है, इसी तरह से और भी बालाई इलाके हैं जिनको शदीद जालाबारी से करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। खड़ी फसलों को, इसी तरह से दां की पनीरी को, मेवा को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। ये पहली दफा रफियाबाद में जालाबारी नहीं हुई है। पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे तो लगातार जालाबारी से यहाँ के मेवा सनत के साथ जो लोग वाबस्ता है, फ्रूट ग्रोवर्स है, उनको करोड़ों का नुकसान पहुंचा है मौसमी खराबी की वजह से, जालाबारी से। इसी तरह से और भी जो मौसमी आफात आती है उनसे उनको नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर के डाउनटाउन में मुसाफिर और मकामी लोग और ताजिर पार्किंग स्लॉट न होने की वजह से अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करने पर मजबूर है, जिसके नतीजे में इलाके में ट्रैफिक जाम लग जाता है और मामूलात जिंदगी मुतासर हो रही है। महाराजगंज, नौहटा, अली कदल, बोहरी कदल, जैना कदल, राजौरी कदल और गोजवारा समेत डाउनटाउन इलाकों के मकीनों ने बताया कि पार्किंग की जगहों की कमी से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हो रही है। ताजरों का कहना है कि ट्रैफिक की वजह से उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। इलाके के लोगों ने पार्किंग का मुनासिब नज्म करने की मांग की है। शहरी खास का ये एक एरिया है, खाया इलाका है, बहुत ही ऐसा एरिया है। पर्टिकुलरली यहाँ पे हॉस्पिटल
खयाम जा रहा है यहाँ से SMHS हॉस्पिटल नज़दीक है, गौसे हॉस्पिटल नज़दीक है, रैनावारी हॉस्पिटल नज़दीक है, हब है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे पार्किंग का कोई भी सिस्टम अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे हमारा कोई कस्टमर आता है दुकानदार के पास गाड़ी लेके, तो बेचारा वो परेशान हो जाता है, मैं गाड़ी तो रखूँ कहाँ। ऐसा सिस्टम बने कि लोग आए आराम से अपनी गाड़ियाँ रख पाएँ, ताकि वो आराम से खरीदो फरोख्त कर सकें। हम चाहते हैं कि यहाँ को कुछ गाड़ी के लिए कुछ अलग होना चाहिए, पार्किंग अलग होनी चाहिए। पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ 2 गाड़ियाँ आती है जाती है, लेकिन हमारे दुकानों पर खड़ा हो रही है वो, फिर हम उनको कह नहीं सकते आप उधर देखेंगे कहाँ। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि यहाँ की पार्किंग की सख्त ज़रूरत है हमें। बहुत दिक्कत आती है इसमें। वो बोलते हैं, हम टैक्स देते हैं, गाड़ी वाले बोलते हैं दुकान के सामने वो बैठ रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ पार्किंग होनी चाहिए।